नेकी कर ससुराल में डाल। ये कहानी शुरू होती है दीपा के घर से, जहां उसके चारों तरफ खुसुर पुसुर चल रही थी। और चलती भी क्यों ना, जब बेटी की उम्र शादी की हो चली हो और उसके घर रिश्ता आए तो खुसुर पुसुर तो होगी। ऑफिस से दीपा अपने घर लौटती है, जहां वो देखती है कि उसके परिवार वालों के साथ साथ दूर के रिलेटिव्स, बगल की आंटी, बचपन की सहेलियां सभी एक साथ हॉल में जमावड़ा लगाए बैठे हैं। मैं तो बचपन से ही जानती थी, हम तीनों में सबसे पहले तू ही विदा होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि बेटा, जब आप ऑफिस को जा रही थी तब शर्मा जी के बेटे निखिल की नज़र आप पर पड़ी और उस मिस्टर से रहा नहीं गया और वो सीधा आपका हाथ मांगने हमारे पास आ गया। शर्मा जी, वो जो हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर रहते हैं? हाँ बेटा, वही लोग। इतना अच्छा परिवार, ये तो किसी से छुपा ही नहीं है। घर में इतनी सुख शांति है। 2 भाइयों का परिवार है, एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। तो ये महफिल इसलिए जमी है, इतने सारे लोग मुझे मनाने के लिए बुलाए गए हैं। हाँ बेटा, मान भी जा। देख, तेरी किस्मत से ना रिश्ता आया है, वरना माँ बाप को न जाने कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है बेटी के लिए अच्छा घर ढूंढने को। और यहाँ तो सामने से लड़का आ गया रिश्ता लेकर। बड़ा चाहता है तुझे, पिछले 1 हफ्ते से घर के चक्कर काट रहा है बेचारा। ठीक है, आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं निखिल से एक बार मिल लेती हूँ। दीपा निखिल और उसके परिवार से मिलती है तो उसे ऐसा लगता है मानो वो उसी परिवार का हिस्सा हो। सभी में इतना मेल जोड़ और इतना प्यार देखकर दीपा फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। आप ठीक कह रही थी मम्मी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आज के ज़माने में किसी परिवार में इतना अपनापन हो सकता है। मेरी जिठानी तो इतनी खुश है मुझे देखकर कि क्या बताऊँ। और मेरी ननद, वो तो पहली मुलाकात में ही मेरे लिए शादी वाले लहंगे की फ़ोटो लेकर आई थी कि कौन सा डिज़ाइन फाइनल करूँ। दीपा को निखिल का परिवार भा जाता है और बिना देरी किए शादी की डेट निकाल ली जाती है और शादी अच्छी तरह संपन्न हो जाती है। दुल्हन बनकर दीपा अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह गहनों के 2 डिब्बे और एक साड़ी लेकर ईशा दीपा के पास पहुंचती है। ये लो दीपा, इसमें से जो ज्वेलरी पसंद आए उसे इस साड़ी के साथ पहनकर बाहर आ जाओ। आज तुम्हारी मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म है। भाभी, मैंने तो अपने मायके में कभी ज़्यादा खाना वाना नहीं बनाया, तो मुझे आइडिया ही नहीं है। आप बताइए ना, क्या बनाऊँ मैं? अरे क्या बनाना है, हमारे घर में खाना बनाने वाली तो आती है। तू बस जाकर चाय बना दे, हो जाएगा मुंह मीठा सबका। दीपा बाहर आकर सभी के लिए चाय बनाती है और चाय पीकर ही सब इतने खुश हो जाते हैं कि क्या कहना। बड़ी स्वादिष्ट चाय बनाई है बहू तुमने, और रसोई का काम ज़रा आराम से किया करो, जलवल मत जाना। जी। ये पकड़ बहू, सगुण तेरी पहली रसोई के नाम। और इसी तरह दीपा के अपने ससुराल में 2 दिन निकल जाते हैं। तीसरे दिन वो निखिल के साथ हनीमून पर चली जाती है। हनीमून से लौटने के बाद निकी का फ़ोन दीपा को आता है। तो अब हर चीज़ पर नज़र रखना, असली चीज़ें अब बदलेगी। अरे कुछ नहीं बदल रहा है मेरे यहाँ, सब बहुत अच्छा है। तू ना बेकार में घबरा रही है। रात को खाने के टेबल पर सभी एक साथ मिलकर निखिल और दीपा के हनीमून के फ़ोटोज़ देखते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ना अब मेरा भी घूमने का मन हो गया है। जेब ढीली करने के लिए रेडी रहिए विपुल साहब। और यही हल्की फुल्की हंसी मजाक के साथ रात बीत जाती है। रात को पानी भरने के लिए दीपा किचन की ओर जाती है। तभी उसे अपने जेठ जेठानी के कमरे से झगड़े की आवाज़ आती है। दीपा कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि उसकी जेठानी और जेठ के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिंगापुर घूमकर आना है तो आना है। अरे अभी निखिल की शादी के पहले ही तो हम घूम कर आए थे ना ईशा। नई बहू को 2 लाख का सोना भी चढ़ाया है मैंने। अभी तो मेरे बजट से बाहर है घूमना फिरना। तुम कहती हो तो कल मूवी चलते हैं बस। ये सब मैं नहीं जानती। सिंगापुर नहीं तो गोवा, कहीं तो मैं घूमने जाऊंगी। मेरी सारी सहेलियां रोज घूम रही हैं, मुझे भी तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। यू ओनली लिव वंस, एक ही तो है जिंदगी, मुझे जीने दो ना। कोई कह नहीं सकता कि दीदी और जेठ जी में इस तरह बहस होती होगी। किसी ने ठीक ही कहा है, जो दिखता है वो होता नहीं। पर मैं अभी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, शायद ये एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट ही हो। तभी पीछे से निखिल वहाँ आता है। नहीं दीपा, ये कोई नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये वही सच्चाई है जो भैया भाभी सभी से छुपाते। सब कुछ जितना अच्छा दिखता है ना, उतना अच्छा होता नहीं। अगली सुबह ईशा चाय का कप लेकर रसोई से बाहर आकर बैठती है कि संध्या उसे टोकते हुए कहती है, अरे कब करेगी बच्चा तो बहू? देख, अब तो तेरे देवर की शादी भी हो गई है कि नहीं? दोनों भाई साथ ही में बच्चा कर लेंगे तो एक काम खत्म होगा।
यहाँ पति पत्नी के बीच बन नहीं रही और एक बच्चा भी कर ले। अरे अभी हम दोनों रो रहे हैं, फिर हम तीनों रोएंगे। जैसे ही ईशा ये बात कहती है, उसके पीछे खड़ी दीपा ये बात सुन लेती है। मम्मी जी, मुझे लगता है कि बच्चा तभी करना चाहिए जब आप तैयार हो, और कोई कपल शादी के दूसरे दिन भी हो सकता है या 5 साल बाद भी नहीं। हाँ बेटा, वो बात तो है, पर उम्र रहते सारे काम हो जाए ना तो दिक्कत नहीं आती। अब तुम दोनों मुझे बच्चों का मुंह दिखा दो। मैंने तो उम्र रहते रहते विपुल की शादी कर दी थी, वो भी बड़ा नाराज़ रहता था मुझसे। फिर उसे भी एहसास हो गया कि हाँ भाई, शादी करनी ज़रूरी है। तेरी ननद का भी यही हाल था, बड़ी रूठी रहती थी मुझसे कि मम्मी तुमने मेरी शादी करा दी। अब देखो कितनी खुश रहती है जवाई जी के साथ। अभी तुम दोनों जवान हो और मैं भी कुछ ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई, तो बच्चा पल जाएगा। हो गया संध्या जी, सुना लिया दोनों बहुओं को, अब जाने भी दीजिए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज़ नेहा अपनी भाभीयों से मिलने अपने मायके आती है। अरे दीदी, आप आइए आइए, अच्छा हुआ आप आ गई। ये वीडियो कॉल पर आपसे बातें कर करके मैं तो परेशान ही हो गई थी। शादी के वक्त भी आपसे मिल नहीं पाई, फेरों के बाद ही आप निकल गई थी ना, 1-2 दिन तो रुकती। वो क्या है ना बहू, दामाद जी 1 सेकंड भी नेहा से दूर नहीं रह पाते। तभी नेहा अचानक बाथरूम की ओर दौड़कर भागती है। दीपा भी अपनी ननद के पीछे बाथरूम तक जाती है। दरवाज़ा खोलिए दीदी, क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना आप? उल्टियाँ हो रही है क्या? कहीं गुड न्यूज़? मैं अभी सबको बताती हूँ। भाभी, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और फिर बाथरूम से बाहर आकर नेहा दीपा से कहती है, मेरा मतलब है भाभी, अभी तो बस मुझे उल्टी हुई है, कंफर्मेशन थोड़ी ना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके जीजाजी को मैं ही सरप्राइज़ दूँ। फिर ठीक है भाई, इस सरप्राइज़ को मैं ख़राब नहीं करूँगी। मैं बाज़ार से टेस्टिंग किट मंगवा लेती हूँ, आप टेस्ट कर लीजिए। अगर कंफर्म हो गया तो रात को डिनर पर चलेंगे, जीजू को भी डायरेक्टली वहीं बुला लेंगे और आप उन्हें वही सरप्राइज़ दे दीजिएगा। दीपा ये बात किसी को नहीं बताती, पर उसके पेट में बात पचती भी नहीं। वो सीधा अपने पति को कॉल करके इस बारे में बता देती है, जिस पर निखिल कहता है, कंसीव करना ही बड़ी बात नहीं है दीपा, खुशी तो तब होगी जब बच्चा दीदी के पेट में ठहरेगा। ठहरेगा मतलब? क्यों नहीं ठहरेगा? दीदी की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो पहले भी 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, पर दूसरे तीसरे महीने में उनका अबॉर्शन हो जाता है। ओह, अब समझ में आया कि दीदी इस बात को छुपाना क्यों चाह रही थी। ओह माय गॉड, दीदी के साथ तो बहुत गलत हुआ है निखिल। भगवान करे आगे सब कुछ अच्छा हो। तुम जब से घर में आई हो मुझे तो सब अच्छा होता ही दिख रहा है। मुझे विश्वास है कि अब सब अच्छा होगा। प्लान के मुताबिक सभी रात को डिनर के लिए निकलते हैं। पूरे रास्ते नेहा अपने पति को कॉल लगाती रहती है। सब ठीक तो है ना दीदी? हाँ भाभी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो क्या ना, ऑफिस से आने में शायद उन्हें देर हो जाए। सभी रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद पूरे आधे घंटे तक घर के इकलौते दामाद के आने का इंतज़ार करते रहते हैं। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, पापा जी, मेरे साले साहब ज़रा देर हो गई। वो क्या है ना, अपनी मैडम के लिए गुलाब खरीद रहा था। ये लो नेहा तुम्हारे लिए। अपनी ननद और नंदोई के बीच में प्यार देखकर दीपा को बड़ा अच्छा लगता है। सब मिलकर खाना खा रहे थे कि मजाक मजाक में नेहा कुछ कहने वाली थी कि सुशील उसे आंख दिखा देता है, जो दीपा देख लेती है। जीजू बार बार दीदी को आंखें क्यों दिखा रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तभी दीपा का फ़ोन नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही फ़ोन उठाने नीचे देखती है तो देखती है कि टेबल के नीचे से सुशील नेहा का हाथ मरोड़ रहा था। अरे, दीदी के हाथ से तो खून आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं जीजू? कहीं यहाँ भी वही तो नहीं हो रहा जो दीदी और जेठ जी के बीच होता रहता है। सभी खाना खाकर बाहर निकलने लगते हैं कि सुशील कहता है, आप सब निकलिए, मैं नेहा को यहीं से घर ले जाता हूँ। सुशील की बात मानकर सभी निकल जाते हैं, पर दीपा टॉयलेट जाने के बहाने अंदर ही रुक जाती है, जहाँ वो देखती है कि सुशील नेहा के साथ बदतमीजी कर रहा है। ज़्यादा खुश मत हो, अगर तुम्हारे पेट में लड़की निकली ना तो अबॉर्शन के लिए तैयार रहना। मतलब इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ दीदी परेशान है, वहाँ दीदी जेठ जी के पीछे लगी रहती है, और सामने सब कुछ इतना अच्छा दिखता है मानो इससे अच्छा परिवार कहीं हो ही ना। अब मुझे सब कुछ ठीक करना ही होगा। आज रात भी दीपा अपने जेठ जेठानी के कमरे के बाहर छिपकर उनकी बातचीत सुनती है। मुझे फिर से लोन लेना पड़ेगा ईशा, मुझ पर पहले से ही 4 लोन चल रहे हैं। कल मेरा एक चेक भी बाउंस हो गया, मुझ पर केस हो जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो?
यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है और तुम्हें गुच्ची का पर्स चाहिए। यू ओनली लिव वंस। मैंने तुमसे शादी यहाँ कमरे में बैठकर जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं की थी विपुल। मुझे जो चाहिए सो चाहिए, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। विपुल बिस्तर पर बैठा रोता रहता है और ईशा लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। दीपा ये सब कुछ निखिल को बताती है और अगली सुबह से दोनों पति पत्नी मिलकर पूरे घर को सुधारने के इस प्लान की शुरुआत कर देते हैं। खाने के टेबल पर, ये आज से ऑफिस से आते वक्त प्लॉट फाइनल कर देना। यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है दीपा, क्या मजाक करी हो तुम? जहर खाने के पैसे नहीं है? कोई बात हुई है क्या बेटा? मुझ पर क्या बीतती है मम्मी, मैं घर में किसी को नहीं बता सकता, पर मैं भी तो इंसान हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तुम्हारा भी चालू रहता है, बच्चा कर लो बच्चा कर लो, पर किसके जीवन में क्या चल रहा है कभी तो पूछो मम्मी। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा मेरी लाइफ में। एक तरफ मम्मी और एक तरफ तुम दीपा, हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए तुम्हें। अरे हनीमून के बाद हम कहीं गए हैं क्या? हर रोज तुम्हारे ड्रामे। यहाँ मेरी फ्रेंड्स ब्रांडेड कपड़े पहनती है, 4 BHK फ्लैट में रहती है, और हम जॉइंट फैमिली के घर में। कम से कम एक प्लॉट लेकर एक पार्टी तो थ्रो करे। लोगों के बीच स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदते रहना पड़ता है। दीपा निखिल को लगातार सभी के सामने टोकती रहती है। खाना छोड़कर निखिल गुस्से में उठकर चला जाता है और इस तरह ये सिलसिला रोज चलने लगता है। दीपा के इस नेचर से परेशान होकर सभी उसे ताना देने लगते हैं। एक शाम दीपा अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उसे कहती है, चलिए ना भाभी, कहीं घूमने का प्लान करते हैं। दिन भर घर पर बैठे बैठे मैं तो बोर हो जाती हूँ। आज ही बुलाया मैंने निखिल को 50,000 विड्रॉ करने के लिए। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए दीपा, पर तुम देख रही हो क्या हालत है निखिल की बेचारे की। उसके पास नए कपड़े लेने तक के पैसे नहीं है। शादी में आए कपड़े ही अब तक यूज़ कर रहा है। वैसे ही ना भाभी, जैसे भैया जूते इतने पुराने हो जाने के बावजूद बार बार मोचे से बनवा कर पिछले न जाने कितने दिनों से यूज़ कर रहे हैं। क्यों शॉक्ड हो गई भाभी? मैंने निखिल के साथ वही किया जो आप जेठ जी के साथ कर रही थी। मुझ में खुद को देखकर आपने मुझे कैसे टोक दिया। निखिल की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, पर मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं करती। मुझे माफ़ कर दो दीपा, मैं समझी ही नहीं। अनजाने में मैंने विपुल पर बहुत प्रेशर डाल दिया था। कोई बात नहीं दीदी, और आप टेंशन मत लीजिए। निखिल के ड्रामा को देखकर मम्मी जी भी समझ चुकी हैं कि अब इस घर में पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं है, तो बच्चा कहाँ से आएगा। पर अब हम सबको मिलकर दीदी की लाइफ सुधारनी होगी। दीपा अपनी ननद और नंदोई के बीच हुए वाक़ये को अपनी जिठानी को बताती है। दीदी शादी के पहले किसी और लड़के से प्यार करती थी, पर वो सेटल नहीं था, और मम्मी जी का वही 25 होते ही शादी करनी है सो करनी है। दीदी पहले फ़ोन करके बहुत रोती थी। शायद वही कारण होगा कि जीजू उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते होंगे, पर मम्मी जी ने कहा कि शुरू में ऐसा होता है, और फिर वही हुआ। दीदी ने बोलना ही बंद कर दिया, हम सब की तरह। पर जीजू सिर्फ दीदी के साथ मिसबिहेव नहीं करते, उन्होंने दीदी के 3 बच्चे अबॉर्ट करवाए क्योंकि वो तीनों बेटी थी, और वो इस बार फिर से ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं ना अचानक से दीदी के घर जाती हूँ, इसी तरह जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। और दीपा और ईशा अचानक अपनी ननद के घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि सुशील ननद पर चिल्ला रहा है, और चिल्लाते चिल्लाते वो नेहा को धक्का भी दे देता है। दरवाजे पर खड़ी दीपा भागते हुए अपनी ननद को पकड़ लेती है। दीदी, आपके शरीर में नीले निशान, जीजू आपको मारते हैं क्या? बहुत हुआ दीदी, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए यहाँ से। दीपा नेहा को वापस मायके ले आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि शादी के दूसरे दिन से ही सुशील नेहा को बहुत मारता था। अब तो वापस उस घर में नहीं जाएगी बेटा। तेरी माँ को तेरी शादी की इतनी जल्दी थी कि हड़बड़ी में हमने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब तू यहीं रहेगी हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, तुम डाइवर्स के पेपर्स तैयार करो। पर दीदी का बच्चा जब इस दुनिया में आएगा, अपना होश संभालेगा और अपने बाप को ढूंढेगा, तब उसे अपना बाप भी मिलेगा। हम दीदी की दूसरी शादी करवाएंगे। अब दीदी का जीवन सुधरेगा। निखिल ने पता लगा लिया है, दीदी जिससे प्यार करती थी वो अभी भी कुंवारा है, और दीदी के बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार भी है। इसी महीने होगी शादी। और सभी तैयार हो जाते हैं, और 15 दिन के बाद नेहा की शादी उसके एक्स बॉयफ्रेंड से हो जाती है। विदाई के वक्त नेहा रो रो कर दीपा के गले लगकर उसका शुक्रिया अदा करती है। जो फर्ज मेरे घर वाले भूल गए थे वो आपने निभा दिया भाभी। आप मेरी भाभी नहीं बहन है। जिस दिन ये बच्चा दुनिया में आएगा उसे मैं आपकी गोद में रख दूंगी,
ऐसे तो कायदे में मैं आपसे बड़ी हूँ, पर आज मैं आपके पैर छूती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप दीदी? सही कह रही है वो बहू, तुम हमारी पीठ पीछे इतना कुछ कर रही थी। लोग जो नेकी करते हैं ना वो खुद के लिए करते हैं, और तूने तो ये सारी की सारी नेकी अपने ससुराल वालों के लिए की। अपने जेठ जेठानी के रिश्ते को अच्छा करने के लिए तू हमारी नज़र में बुरी बन गई। अपना ननद का रिश्ता बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया तूने। भगवान जाने क्या अच्छे कर्म किए थे मैंने जो तू मेरे घर आई। ये भगवान की सीख समझिए संध्या जी, और ये सीख सबको समझनी चाहिए कि घर में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसे अच्छा नहीं मान लेना चाहिए। सभी से पूछना चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। अंदर ही अंदर सब बिखर जाए उससे अच्छा कि सामने हो, ताकि कोई उसे सुधार तो सके। दीपा की समझदारी और निखिल का साथ उनके परिवार को बचा लेता है और सब कुछ खुशहाल हो जाता है।